हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसमें हमने आपको हिस्ट्री का आपको सोल्व दिखाया 2020 से 2011 तक। अब हम जो है इस वीडियो से इससे हम जो है वो आपको साइंस का स्टार्ट करेंगे। तो ये साइंस का पार्ट 1 है और इसमें हम 20 का करेंगे। आप जानते हो कि साइंस जो है वो इस समय काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एक और चीज देखना कि साइंस के क्वेश्चन कुछ जो है रियली बहुत डिफिकल्ट लगते हैं एट फर्स्ट इंस्टांस, लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी का मेजोरिटी है 9th और 10th का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, लेकिन अदरवाइज मैं कहूंगा कि 6 से 10th तक का करना है आपको। अब जो टाइम आपका बचा हुआ है 2021 में जो दे रहे हो, तो वो 9th और 10th का प्रॉपर तरीका से मल्टीपल टाइम एज टाइम पॉसिबल होता है आपको रिवीजन करना है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 11th और 12th से बनने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि सपोज 30 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2020 में, तो 30 क्वेश्चन आपको टारगेट नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 25 क्वेश्चन के करीब आपको बन जाए, 20 प्लस आपको बनने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि हम इस किसी भी सब्जेक्ट में 100% टारगेट नहीं रखना है। 100% ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं बनेंगे, तो हमें उसके पीछे नहीं जाना है। हमें यही टारगेट करना है कि 150 160 जो भी है आपको स्कोर करना है। लेकिन उसमें से साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, व्हाट्सोएवर बैकग्राउंड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो है 6 से 10 तक यदि प्रॉब्लम है तो 6 से 10 तक को मल्टीपल टाइम करना है, लेकिन अदरवाइज 9th और 10th का करना है। कुछ जो इस ईयर में जो टफ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन और उस ये से नहीं दिखाएंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट एज सच है, लेकिन कुछ जो टफ क्वेश्चन मुझे इस ईयर के लगे थे उसको मैं दिखाऊंगा कि एज सच आपको एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ सी वेव्स इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन डायरेक्ट है, ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। तो ये वेवलेंथ है। देखो जो आपका वेव इस ढंग से आता है, तो ये आपका जो है टू सक्सेसिव क्रस्ट या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ्स। तो या तो टू सक्सेसिव क्रस्ट लो या टू सक्सेसिव ट्रफ्स लो। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका जो क्या होता है वेव लेंथ होता है। और ये जो टाइडल वेव होता है, जो सी में जो वेव होता है वो मीटर में होता है। जैसे अभी देखोगे कि आपका जो भी साइक्लोन आया, तो उसमें से ये वेवलेंथ जो होता है वो आपका मीटर में मापा जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका ये भी डायरेक्ट एसएच एनसीईआरटी से आपका, और ये इतनी बार आपने इसको किया है कि दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटी इज नोन एज। तो ये इसका जो है इकोटोन डेफिनेशन होता है। ये आपका 12th क्लास का जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला है सेक्शन, उसमें से आपको मिलेगा। देखो, और आपका क्लास 10th में भी इसका आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में भी मिलेगा और डिटेल इसका जो है क्लास 12th वाले में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट, कहीं भी आपका मान के चलो कि फॉरेस्ट है और डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो जो ये जोन ऐसा होगा कि एक तरफ एक इधर है, एक बायोम और एक इधर है, तो उसमें से जो आपका है वो इस एरिया में जो मिलता है उसमें क्या होता है, उसको इकोटोन कहते हैं, संक्रामिका कहते हैं। इसमें जो होता है दोनों के गुण पाए जाते हैं और यहाँ जो डाइवर्सिटी होता है वो अधिक होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये डायरेक्ट आपका ये भी एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो होते हैं आपको क्वेश्चन 80% के करीब है जो 10th तक, 6 से 10th तक करोगे वो मिल जाएगा। और जो 12th का इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वगैरह करोगे, कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो 11th 12th वाले में होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको बहुत मुश्किल होता है, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो जो कह रहा है कि ग्लूकोज जो है कोशिका के किस भाग में पायरुवेट में रूपांतरित हो जाता है, तो ये किस में होता है, आपका साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आपका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। ये डायरेक्ट, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से एज सच दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये सीड और फ्रूट में क्रमशः बदल जाता है, यानी कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवरी जो है वो आपका फ्रूट में बदल जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो
तो ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ठीक है? कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 H2O और एनर्जी में, तो ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। कुछ एक जो उम, ये कुछ एक प्लांट्स टाइप के हैं उसमें नहीं हो पाता, कुछ जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में हैं उसमें भी ये प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो है कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी इन द मसल सेल्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होता है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल एरोबेटिक टिश्यूज। देखो, जो आपका रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, ये रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो ये जो होता है आपका क्या है कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट आपका ब्रेक होता है 2 मोलेक्युल्स ऑफ पाइरूवेट में, साइटोप्लाज्म में, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। फिर उसके बाद मोस्ट एनर्जी जो रिलीज होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका जो ये होता है, यदि हम इक्वेशन देखेंगे तो क्या होता है? C6H12 और O6 प्लस आपका 6O2, ये बदल जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपका होता है सी, सही है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। तो देखो, इसमें से जीरो एक्सीलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी, ये सही है। फिलहाल हम दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, जीरो एक्सीलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और जो आपका एक्सीलरेशन है ऑब्वियसली उससे रिलेशन है, तो ये आपका गलत हो गया। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मींस जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट, नो, ये कोई जरूरी नहीं। देखो, जब मान के चलो कि ग्राउंड पे आता है कोई भी वस्तु, तो ग्राउंड पे आएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन उस समय जीरो नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। देखो, ये और दोनों जो ए और डी है वो काफी क्लोज है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम जान रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये कह रहा है कि फ्री फॉल कर रहा है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण। तो हम ये जानते हैं कि जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमको इससे लगेगा कि ये आंसर सही है। लेकिन इसमें देखोगे कि हम ये जानते हैं कि जी का वैल्यू है जो स्लाइटली चेंज होता है, वो आपका एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं रहता है, लिटिल बिट चेंज होता है। तो ये एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। ये देखो, हम इक्वेशन में मानते हैं, हम सिंपल सोल्व करते हैं प्रॉब्लम तो हम इसको मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये सेम नहीं होता है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है, जीरो एक्सीलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी से एज सच वर्बेटिम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। अब देखो, जो फ्लेमिंग का रूल है ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात ये करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका जो राइट हैंड रूल है, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जो देता है वो आपका फोर्स का डायरेक्शन देता है। जो लेकिन लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड आपका जो फ्लेमिंग का है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो ये भी डायरेक्शन देता है। तो लेकिन लेफ्ट हैंड जो है वो आपका इलेक्ट्रिक जो मोटर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के कंडीशन में आपका जो है वो फोर्स का डायरेक्शन देता है। लेकिन जो राइट हैंड है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में देता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो उसके केस में होता है, ठीक है? तो ये वाला जो है आपका इसमें बी हो जाएगा, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में देता है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट। There was confusion कि both the left hand and right hand rule can be used for finding direction of force in a current carrying conductor
इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड की जहां तक बात है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये मेरे अकॉर्डिंग बी होगा। देयर आइज सम कंफ्यूजन कि सी ऑल्सो, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं उसके अनुसार बी होगा। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट अब यूपीएससी क्या समझती है, लेकिन मैं जो समझता हूं इसके अनुसार बी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट? तो ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक, नो, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर, इसका उल्टा सही है कि ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एसएचएम है, वो आपका पीरियोडिक मोशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशंस, तो यही आपका जो स्टेटमेंट सही है। कर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिसिटी। ऑब्वियसली देखो ये दोनों में से यदि आपका एक दो ये है, यदि फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर है तो थर्ड अपने आप आपका गलत हो जा रहा है। द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग, नो, इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर अ स्पीडिंग व्हीकल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, तो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, which one of the following statements with regard to Newton's third law of motion is not correct? तो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया जो है एक तरह से एक्शन और रिएक्शन जो डिफरेंट पिंडों पर वर्क करता है। तो फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, यस ये स्टेटमेंट सही है। देखो इसमें नोट करेक्ट कर रहा है, तो फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, वो आपका जो है फोर्स जो भी है वो आपका पेयर में ये होगा। जैसे आप दीवार पे फोर्स का डेफिनेशन ये है कि कोई भी वस्तु पे हम लगाते हैं फोर्स, तो उसमें क्या आता है कि उसके आकार या अवस्था को चेंज करे या चेंज करने की चेष्टा करे। तो हम दीवार में फोर्स लगाते हैं, तो हम दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, दीवार हमारे ऊपर लगा रहा है, लेकिन दीवार इतना सॉलिड है कि हम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं कि दीवार डिस्प्लेस हो जाए या उसका शेप चेंज हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा नहीं होगा। व्हेन द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ, यस सही है कि दोनों वस्तु है फोर्स लगाता है। देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लॉयड इन द थर्ड लॉ, ये भी आपका सही है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेफिनेशन में। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लॉयड इन द थर्ड लॉ, ऑब्वियसली है कि होता है, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, तो मैग्नीशियम ये आपका ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तो मैग्नीशियम किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये फायरवर्क्स पटाखे जो हैं आतिशबाजी जो हैं उसमें ब्राइट व्हाइट लाइट के लिए, यानी कि चमकीला जो सफेद प्रकाश होता है उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो है डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट ये दिया जाता है, जैसे बेरियम अस्ट्रोंसियम ये सब यूज होते हैं डिफरेंट कलर के लिए, लेकिन मैग्नीशियम जो है व्हाइट लाइट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट? तो देखो पेंट के जो होते हैं मेनली फोर आपके कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है आपका सोलवेंट, ठीक है, या तो सोलवेंट उसको कह सकते हो, या थीनर कह सकते हो, या डाइल्यूटेंट कह सकते हो। तो ये आपका जो है सोलवेंट या थीनर या डाइल्यूटेंट, तो ये आपका यूज होता है। नेक्स्ट आपका है पॉलीहाइड्रोक्सी फेनॉल्स, एंटी स्किनिंग एजेंट, ठीक है, तो एंटी स्किनिंग एजेंट्स भी आपका यूज होता है, ठीक है। ये थायोयूरिया नहीं यूज होता। टाइटेनिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है, पिगमेंट पिगमेंट भी यूज आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका जो एक है ये नहीं यूज होता है। फिर एक आपका एडिटिव्स है, ठीक है, तो ये यूज आपका जो है होते हैं, तो ये थायोयूरिया नहीं यूज होता है, तो आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट, which one of the following statements about alkaline earth metals is not correct? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो क्षारीय जो मृदा धातु है उसके संबंध में फर्स्ट करा, अस्ट्रोंसियम सॉल्ट्स बर्न विद अ रेड फ्लेम। अब मान के चलो हम देखते हैं, बेरियम मेटल्स इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेशेंट बाय एक्सरे। मान के चलो हम नहीं जानते हैं जो भी वोट्स है। नेक्स्ट फिर है
Green plants need magnesium in order to make the chlorophyll that trap the energy from sunlight in photosynthesis. ये हम ऑलरेडी ये जानते हैं, ये डायरेक्ट आप बहुत बार देखे हो. नेक्स्ट, रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट. तो ये बेरिलियम के कारण नहीं होता है, ये किसके कारण होता है? क्रोमियम के कारण होता है. तो यही हमारा गलत हो गया, ये क्रोमियम के कारण होता है, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है, which one of the following gases produces a red light when electricity flows through it? तो ये डायरेक्ट आपका है नियॉन. ठीक है. नेक्स्ट है, which one of the following methods can be used to remove permanent hardness of water? तो देखो, बॉइलिंग आप समझ रहे हो, ये टेम्पोररी हार्डनेस एक तरह से, यानी कि बॉइलिंग में है, टेम्पोररी हार्डनेस वाले के लिए हम यूज करते हैं. लाइम ट्रीटमेंट, सेम चूना डाल करके चूना के साथ. नेक्स्ट है बबलिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो ये सारे जो हैं वो टेम्पोररी वाले के लिए होता है. आयन एक्सचेंज जो होता है हम परमानेंट के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या मेन कंपोनेंट्स होता है? वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है. ठीक है. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है. ठीक है. फिर आपका जो होता है ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है. फिर आपका ओजोन होता है, तो ओजोन है. ठीक है. फिर आपका पीएन यानी कि पेरो सी एसिटाइल नाइट्रेट ये होता है. ये आपका जो है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है. ठीक है. तो उसमें से ओजोन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, आपका ऑक्साइड्स होता है नाइट्रोजन के. ठीक है. फिर उसके बाद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ कुछ होते हैं. ठीक है. तो ये लेकिन आपका सी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द यूकेरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ. डायरेक्ट आपका एज सच एनसीईआरटी से ये डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है. नेक्स्ट आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी? अब देखो, ये क्वेश्चन मैं समझता हूं कि जिन्होंने एज सच डायरेक्ट प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ा होगा, जिनको प्रॉपर ध्यान नहीं होगा मल्टीपल टाइम, तो उनसे ये बनने वाला नहीं था. ये डेफिनेशन एक तरह से था, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर बी होगा. अब देखो एनसीईआरटी यदि देखोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7, ये देखो, ये डायरेक्ट जो आपका है डेफिनेशन इसका दिया हुआ है. ठीक है. इस पूरे पैराग्राफ इसको आप पढ़ोगे तो इसी पैराग्राफ में आपका इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो अब ये जो है डायरेक्ट आप मान के चलो कि एनसीईआरटी को पढ़े हुए थे, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाता. तो ये आंसर आपका जो है ये इसमें आपको इस स्टेटमेंट में मिल जाएगा. ये एनसीईआरटी का 9th का चैप्टर नंबर 7 में है. ठीक है. 7.5.3. अब देखो, मैं 3-4 क्वेश्चन का जो टफ बहुत टफ जो था, जो कि डायरेक्ट नहीं बनने वाला था, वो मैं आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि ये आया हुआ था. नेक्स्ट आपका है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंजेज. तो ये एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है? ये आपका जो है एल्बियोली, एल्बियोली में कुपिका में यानी लेता है. अब ये देखो, इसमें है एनसीईआरटी का जो 10th है उसमें चैप्टर नंबर 6, the alveoli provides a surface where the exchange of gases can takes place. ये इस पैराग्राफ को आप देखोगे, ये एनसीईआरटी का, ये आपका 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 6 में है. ठीक है. तो 10th का चैप्टर नंबर 6 है, ये डायरेक्ट आपको यहां से दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. तो ये भी देखो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से एज सच आपका दिया हुआ है. ठीक है. तो इसका आपका आंसर क्या है? ये एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन. अब ये देखो एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 देखना, चैप्टर नंबर 7. ठीक है. तो ये इसमें से इसमें आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. एड्रेनलिन जो दिस इज डन मेनली, ये if the body design in the a squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide the wide ranging changes needed.
This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenaline glands. ये आपका जो है डायरेक्ट ये देखोगे कि डिफरेंट पार्ट्स को ये कंट्रोल करने के लिए ये दिया हुआ है, तो आप ये डायरेक्ट जो इसमें है एड्रेनालिन एनसीईआरटी से क्लास 10th चैप्टर 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। इसमें लास्ट टाइम मुझे काफी कंफ्यूजन था, अभी भी था, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा जब मैंने देखा तो ये आपका है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनेपेज, ठीक है, तो साइनेप्स साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल आर रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये रिलीज कहाँ होता है? तो ये देखो, ये भी आपका बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स, ये देखो, ये आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7। एट द एंड ऑफ द एक्शन the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendritic of the next neuron। ठीक है, तो at the end of the आपका क्या है? ये नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल। ठीक है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? तो ये आप ऑलरेडी जान रहे हो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, an electron and a photon have same de Broglie wavelength, it implies that they have same। देखो, इसमें क्या होता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो यानी कि वेव पार्टिकल जो है, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप देखोगे तो उसमें से क्या है कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन यदि है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो उसका मतलब है कि स्पीड हम प्रॉपर डिटरमिन नहीं कर सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण। तो हम लीनियर मोमेंटम उसको डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि मास और वेलोसिटी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो होगा ये सेम आपका लीनियर मोमेंटम। अब मैं उस डिटेल में इस चीज को समझा नहीं सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, तो डायरेक्ट आपका है सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन, तो ये डेफिनेशन ही है कि ट्रिपल पॉइंट पे जो होता है लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, वेपर फेज, ये तीनों में एग्जिस्ट करता है, तो डी हो जाएगा, ये इसका डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट है, latent heat corresponds to the change in heat at constant, तो ये टेम्परेचर ओनली। लेटेंट हीट में क्या होता है कि कोई भी मान के चलो ना कि आइस है, आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले आइस है, उसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें लेटेंट हीट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन देखोगे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब वो पूरा लेटेंट हीट ले लेगा, तब ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री, यानी कि जो 0 डिग्री वाटर में आपका रहेगा और 0 डिग्री जो है वो कुछ पार्ट जो होगा आपका सॉलिड में रहेगा। तो टेम्परेचर क्या देख रहे हैं? 0 डिग्री है, कांस्टेंट है। सेम सिचुएशन वेपर जब बनने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर उबल रहा है, तो उबल रहा है तो उसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, लेटेंट हीट ऑफ ये आपका सॉलिडिफिकेशन के जगह पे, तो लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है वो काफी अधिक होता है। इस वजह से देखोगे कि वाष्प के में जो है सेम टेम्परेचर पे वाष्प जो है यानी वेपर जो है वो ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देगा बनिस्पत की पानी के, तो उसमें भी टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये टेम्परेचर ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑलरेडी चेंज होते जा रहा है, देखो वॉल्यूम आपका चेंज होते जा रहा है, प्रेशर भी आपका चेंज होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम और नहीं, सिर्फ टेम्परेचर, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट? तो देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, उनको उसी के लिए नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, इसको न्यू जीरो पढ़ो, बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, यस ये भी सही है। नेक्स्ट आपका है, इट एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन प्रोपोर्शनल सॉरी इज, ठीक है, proportional to the intensity of incident
लाइट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका गलत है। और ये जो है वन ऑफ द टफेस्ट है, मैं प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन फाइंड करने में सक्षम नहीं हुआ हूँ, तो आपका ये गलत है, तो यही आंसर है। एक्सप्लेनेशन जिनको भी है वो आप बताओ प्रॉपर तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो देखो क्लोरीन एटम में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, Cl35 और Cl37। तो Cl35 जो होते हैं करीब करीब 76% होते हैं, और Cl37 जो होते हैं वो करीब करीब आपके 24% हुए। अब देखो यदि इसको मैथमेटिकल रूप से ये करोगे तो 35 गुने आपका ये करोगे 76%, ठीक है, 76% और प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा, 37 गुने आपका 24%। तो इसको ये करोगे, अब फिर लाओगे तो ये आपका जो एवरेज में से क्या हो जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाई फिर 2 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जो देखो जो हमारा कोई भी कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में क्या होता है कि साइकिल जब बनता है, जैसे बेंजीन सिंपलेस्ट है, बेंजीन आपने इस ढंग से देखा होगा, ये बेंजीन, तो इसके चार जो 6 नोड, सॉरी 6 नोड होगा, ठीक है ना, ये और ये, तो ये 6 नोड, ऑल प्लेसेस पे क्या है, कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक कहे जाते हैं। अब देखो करा कि इसमें कौन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, यानी कि कौन होमोसाइक्लिक है, तो देखो इसमें और ट्रोपोलोन जो है वो आपका हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, यानी होमोसाइक्लिक है। फ्यूरोन, फ्यूरोन में क्या होता है आपका, जो आपका ये बनता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो क्या होता है, फ्यूरोन में ऑक्सीजन होता है। थायोफीन में क्या होता है, सल्फर होता है, थायोफीन में सल्फर। पायरिडीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो यानी कि फ्यूरोन, थायोफीन और पायरिडीन ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक हैं, और लेकिन ट्रोपोलीन जो है वो आपका हेट्रोसाइकिल नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक है, तो इसका ए आंसर हो गया। तो ये इसमें 2020 में जो है 30 क्वेश्चंस थे। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं, एक दो क्वेश्चन जिसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन है, उसका जो है फाइनल यूपीएससी ही देखेगी कि क्या आंसर होगा। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि 30 है या 25 है व्हाट्सएवर, तो हमें 100% के लिए टारगेट नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि 80% जो है प्लस क्वेश्चन करेक्ट रूप से बन जाए, निगेटिव के बावजूद आपके 80+% जो है ये आने चाहिए। इसके लिए आप जिनको प्रॉब्लम है वो 6 से 10 करो, अदरवाइज 9th प्रॉपर तरीका से एज मेनी टाइम मल्टीपल टाइम आप करो, उससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो बताना, नेक्स्ट पार्ट में हम आपका 2019 करेंगे, उससे ही मैंने बोला 2011 तक करेंगे, तो हम इसको 2011 तक चलेंगे। ओके, थैंक यू।